all the class 10th students। बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट के बारे में जाना था और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने समझा था। आज के क्लास में पहले थ्योरी पार्ट जो भी होंगे आपके वो थ्योरी पार्ट कवर करा दिए जाएंगे। उसके बाद सीबीएसई के पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, है ना। जितने भी थ्योरी के पार्ट हैं वो पहले आपको कवर कराएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद आपको आपके सीबीएसई में 10 साल में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं इसमें डील कराऊंगा इस कोर्स के अंदर। तो बेटा आज का जो क्लास है वो है इलेक्ट्रिकल सिंबल के लिए और ओम्स लॉ आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के क्लास में दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला हम इलेक्ट्रिकल सिंबल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल सिंबल ये देखेंगे पहले क्लास में, और दूसरे इसी में आज का टॉपिक ही होगा ओम्स लॉ भी होगा। ओम्स लॉ भी समझेंगे, ठीक है सर। ये दो चीज़ समझेंगे हम लोग इसके अंदर। ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिकल सिंबल, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर समझते हैं, ठीक है सर। पूरे डिटेल से समझेंगे, इसमें आने वाले सभी टर्म्स को हम समझेंगे। तो मेरा आज का जो एजेंडा होगा, आज का जो क्लास होगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड ओम्स लॉ, इस पर बेस्ड होगा, ठीक है सर। बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आप लोग अपना कॉपी लेके तैयार हो जाइए, जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग लगे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। केवल देखने से आपका अच्छा नॉलेज गेन नहीं होगा, आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले आपका एक सिंबल है, सबसे पहला कंपोनेंट जो होगा, एक तरफ आप कंपोनेंट लिख सकते हैं, कंपोनेंट और उसका सिंबल और उसका कुछ हम जानकारी देते जाएंगे, ठीक है ना। सिंबल भी बताएंगे और उसके बारे में हम कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला जो कंपोनेंट है बेटा वो है आपका इलेक्ट्रिक सेल। पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है सर। पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल और ये इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होगा वो आपका इस तरह से होगा। इसको हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, इसको हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। प्लस साइन का मतलब होता है हायर पोटेंशियल टर्मिनल होता है, एचपी होता है, और इसका मतलब होता है एलपी, लोअर पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोअर पोटेंशियल कहते हैं। अभी आपको पोटेंशियल के बारे में भी हम जानकारी देते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। एचपी क्या है? एचपी का मतलब हो गया हायर पोटेंशियल और एलपी का मतलब हो गया लोअर पोटेंशियल। कहोगे सर अब ये होता क्या है, तो हमने नहीं जाना है, आपने पढ़ाया नहीं है। अभी बताएंगे, आप परेशान मत। लोअर पोटेंशियल, माइनस को हम लोअर कह लेंगे और प्लस को हम अपर कह लेंगे। तो सेकंड जो आपका फिगर बनता है वो आपका कहलाता है बैटरी। क्या कहलाता है? बैटरी। ये बैटरी, सेकंड फिगर आपका जो बनेगा वो बैटरी का बनेगा। सेकंड कंपोनेंट बैटरी। बैटरी का कोई पूछे डेफिनेशन क्या है तो आपको बताना है सर कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कई सेल अगर ग्रुप बना दिए हैं तो हम उसे बैटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। कोई पूछेगा कि बैटरी क्या है तो आपको बोलना है ग्रुपिंग ऑफ सेल का समूहन या सेल का समूह एक जगह कॉम्बिनेशन होना, वही आपका बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। ग्रुपिंग ऑफ सेल कह सकते हैं, बहुत अच्छा। इसका फिगर कैसे बनेगा सर? इसमें जो है ये एक हायर फिर लोअर, इससे फिर हायर कनेक्ट होगा,
फिर लोअर, फिर हायर कनेक्ट होगा और इस तरह से आपका लोअर लास्ट में होगा। यहाँ वाला प्लस होगा, यहाँ वाला माइनस होगा। ये जो साइन बना हुआ है ये आपका बैटरी का साइन। अगर आपको कभी भी सर्किट में इस तरह का साइन नज़र आए तो आप समझ लीजिएगा ये बैटरी लिखा हुआ है। अब बैटरी के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज ले लेते हैं सर, क्योंकि बैटरी आ गया, सेल आ गया, सेल और बैटरी के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, पहली बात कोई आपसे पूछे सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है सर। अब देखिए इसके अंदर जो इसके सेल के अंदर इंटरनल में इंटरनल मटेरियल्स भरे होते हैं। सेल के अंदर इंटरनल मटेरियल्स भरे होते हैं। सेल के अंदर इंटरनल मटेरियल्स भरे होते हैं, जैसे रॉड हो गया, कार्बन ब्लैक टाइप का कार्बन हो गया, ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके कंबाइंड रूप को हम बोलते हैं, इसके कंबाइंड रूप को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, सेल के इंटरनल मटेरियल्स जो भी होंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल का होता है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल का होता है। सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब? कोई पूछेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब, तो एनर्जी, वैसा रिएक्शन जिसके द्वारा एनर्जी प्रोवाइड होता है, एनर्जी इमिट होता है, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? प्रोडक्ट के रूप में आपको एनर्जी मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में आपको एनर्जी मिलता है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक। अब आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट कितने क्या क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में हम H2SO4 का भी यूज करते हैं, कभी कभी एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन का हम यूज कर लेते हैं, कॉपर का हम यूज कर लेते हैं, कॉपर रॉड का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, जिंक रॉड का हम यूज कर लेते हैं, जिंक रॉड का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO4 का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी सेल बनाने के लिए इसका भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन, कॉपर सल्फेट का भी यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का भी यूज करते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इन सबों के बीच में रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद आपकी एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, कोई पूछेंगे तो आप बता दीजिए। अब सर सेल जो है वो आपके दो तरह का हो जाएगा। सेल जो है वो आपके कितने तरह का हो जाएगा? दो तरह का हो जाएगा। पहले का नाम हो गया आपका प्राइमरी सेल। क्या नाम हो गया? प्राइमरी सेल। पहले का हो गया प्राइमरी सेल और दूसरे का नाम हो गया सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। क्या होता है प्राइमरी सेल सर और क्या होता है सेकेंडरी सेल? अरे सिंपल ये जान लो, वैसा सेल जिसमें जो रिएक्शन होगा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, केवल आगे की तरफ। केमिकल रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, तो हम उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। कहने का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, वापस फिर नहीं आएगा, रिसाइकल नहीं हो सकता है, नॉन रिसाइकेबल हो सकता है, नॉन रिसाइकल।
तो हम उसे प्राइमरी सेल कहेंगे। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद फिर वापस हम इसे रिचार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कुछ प्राइमरी सेल का नाम बता दीजिए सर। तो डेनियल सेल आपका प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। लेक्लांसिक सेल आपका प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सेल, इसी का उल्टा कर दीजिए, जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल कर सकते हैं, वैसा सेल जिसकी एनर्जी को हम फिर से स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी रिगेन कर सकते हैं, एनर्जी रिगेन करवा सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है सर। जैसे एग्जाम्पल में हम लिथियम आयन बैटरी ले लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी आपके मोबाइल फ़ोन में, आप मोबाइल फ़ोन को फिर चार्ज करते हो, आपका बॉडी चार्ज हो जाता है बैटरी। लिथियम आयन बैटरी इसी बहुत सारे बैटरी हैं। इन्वर्टर के अंदर भी बहुत सारे, इन्वर्टर के लिए जो बैटरी लगता है वो सब आपका सेकेंडरी सेल हो गया। ठीक है सर। जिस सेल को हम रिसाइकल कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल हो जाएगा सर। किसी को कोई समस्या? नहीं सर। चलिए, आपने इतना बता दिया, काफ़ी है आपके लिए। अब बात करते हैं हम लोग स्विच की। चलो स्विच की बात करते हैं सर। अगला कंपोनेंट हो गया स्विच। एक ये हो गया, इसको बोलते हैं स्विच। ये हो गया आपका स्विच, अगला कंपोनेंट। ठीक है सर। तो अगर इसी में बीच में अगर मैं डॉट डाल देता हूँ तो ये क्लोज स्विच हो जाता है, और डॉट हटा दो तो ये ओपन स्विच हो जाता है। तो ये है ओपन स्विच, और ये है आपका क्लोज स्विच। ओपन स्विच और क्लोज स्विच। ठीक है सर। ये आपका हो गया ओपन स्विच, ये हो गया आपका क्लोज स्विच। तो सर ओपन स्विच के बारे में हम समझते हैं थोड़ी सी बातें। ओपन स्विच के बारे में हम थोड़ी सी बातें समझते हैं। ये ओपन स्विच क्या है और क्लोज स्विच क्या है। ठीक है सर। तो ये जो है सर्किट को क्लोज करने का काम करता है, जिससे करंट उससे फ्लो हो सके। ठीक है। ये सर्किट को क्लोज करने का ये स्विच जो है सर्किट को ओपन और ब्रेक, ये हो गया ब्रेक डाउन सर्किट। अगर ये आपने सर्किट में लगा दिया तो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। ये वर्क ऐसे करेगा जैसे कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। वर्क लाइक दिस, वर्क एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। ये ऐसे वर्क करेगा कि जिससे उसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होने के कारण उससे करंट फ्लो ही नहीं, चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है। तो इस केस में चार्ज नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज नॉट फ्लो। नेक्स्ट चीज़ क्लोज स्विच का मतलब होता है कनेक्टेड सर्किट है, क्लोज सर्किट है, कनेक्टेड सर्किट है, या आप बोल सकते हैं क्लोज सर्किट है, या आप बोल सकते हैं वर्किंग सर्किट। इसमें क्या होता है, चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो करता है। चार्ज अलाउड टू फ्लो, या चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। यहाँ से चार्ज फ्लो होता है, तो क्लोज हो गया अगर सर्किट तो चार्ज वहाँ से फ्लो करता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा स्विच कितने तरह के हो जाएंगे, 2 तरह का। स्विच क्या करता है, चार्ज को अलाउ करता है, जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ बताया है, अगर ओपन स्विच की बात कब करते हैं, अगर बात करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, तो ब्रेक डाउन और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो चार्ज नॉट फ्लो फ्रॉम इट,
चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए, चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है सर, चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। और इसमें चार्ज फ्लो होता है अलाउ, इसमें चार्ज फ्लो होता है। अगर हम सर्किट को क्लोज कर देंगे तो चार्ज अलाउड टू फ्लो होता है। ठीक है, ये होता है कहानी, चार्ज अलाउड टू फ्लो। अब बात करते हैं सर स्विच के बाद। स्विच के बाद अगला जो कंपोनेंट, अगला कंपोनेंट है, अगर कभी ऐसा वायर आपको दिख जाए कि भाई ये हमारे पास एक वायर है और ये एक वायर आके यहाँ ज्वाइंट हो गया ऐसे, तो ये वायर ज्वाइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वायर ज्वाइंट कहलाता है, वायर ज्वाइंट कहलाता है, वायर ज्वाइंट कहलाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए इधर से करंट I1 आ रहा है, ठीक है, और ये करंट इधर I2 जा रहा है और लेटेस्ट ये भी जा रहा है, तो यहाँ पर एक लॉ लगता है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। और इसके अकॉर्डिंग जो होता है, इनकमिंग टोटल करंट, इनकमिंग टोटल करंट जो होता है वो बराबर होता है आउटगोइंग टोटल करंट का। इनकमिंग टोटल करंट जो होता है वो बराबर होता है आउटगोइंग टोटल करंट का, आउटगोइंग टोटल करंट के बराबर होता है। इनकमिंग टोटल करंट जो होता है वो आउटगोइंग टोटल करंट के बराबर होता है। ये किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई वायर ज्वाइंट है, ज्वाइन किया गया है, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो टोटल सम जो होगा यहाँ पर अगर हम साइन के साथ करेंगे तो 0 होना चाहिए। ठीक है ना, जितना आया है इस जंक्शन पर उतना ही यहाँ से करंट जाएगा। दूसरा बात, अगर आपको इस तरह का कोई कनेक्शन नज़र आता है, एक वायर है, एक वायर और इसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको कनेक्शन नज़र आता है, तो ये ओवरलैपिंग वायर है ना, जॉइंट नहीं है, ऊपर से होके गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, वायर्स वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, विदाउट जॉइंट, जॉइंट के बिना वायर जो है एक दूसरे से क्रॉस किया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है सर, उसके बाद अगर आपका इस तरह का दिख जाए, आपको ऐसे दिख जाए, इसका मतलब रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है सर? रेजिस्टेंस होता है, जिसके बारे में अभी चर्चा हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रेजिस्टेंस। ये करता क्या है सर? इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं होता। ये क्या करता है? चार्ज के फ्लो को स्लो करता है। ठीक है, चार्ज के फ्लो को क्या करता है? स्लो करता है। इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। या चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करने का काम करता है, चार्ज के फ्लो को स्लो करने का काम करता है, रेसिस्ट करने का काम करता है। इसको आर से इंडिकेट करते हैं। कांटा नुमा है, कांटा क्या करता है आपकी ज़िंदगी में? आपकी गति को अवरुद्ध करता है, इसलिए इसको कांटा से इंडिकेट किया गया है। ठीक है सर, और मान लो कल कोई इसी कांटा में ऐसे एक तीर लगा हुआ नजर आ जाए, ऐसे तीर लगा हुआ नजर आ जाए, इसका मतलब ये कांटा जो है ना वेरिएबल कांटा है। इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये जैसे जैसे हम स्लाइडर को स्लाइड करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती चली जाएगी। क्या होगी? बदलती चली जाएगी। या इसी को जो है ऐसे साइन से भी इंडिकेट करते हैं। अगर आपको कहीं पर ऐसा साइन नज़र आए, स्लाइडर टाइप से ऐसा साइन नज़र आए, यह भी वेरिएबल रेजिस्टेंस ही कहलाता है। और जब लैब में जाएंगे आप, फिजिक्स लैब में जाएंगे, आप देखेंगे इस तरह का एक एपरेटस होता है और उसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं बच्चों? रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है। रियोस्टेट उसका नाम है, डिवाइस का नाम है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा वहाँ पर रियोस्टेट कहलाएगा लैब में, जो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को वेरी कराने का काम करेगा, रियोस्टेट कहलाता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एक डिवाइस जो करंट की सेंसिटिविटी को मेजर करेगा। ये है करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। ए लिखा हुआ, ए में हमेशा याद रखिए प्लस माइनस होता है। ए का मतलब होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। एमीटर क्या होता है, कैसे बनता है? तो एमीटर जो है गैल्वेनोमीटर से बना डिवाइस। गैल्वेनोमीटर से बनता है सर। गैल्वेनोमीटर यह एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर है जिसमें क्या होता है, जिसमें संट जो होते हैं, क्या होते हैं? संट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस। संट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस, बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस जो होता है। संट जो होता है एक लो रेजिस्टेंस होता है। इज कनेक्टेड विद पैरेलली कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलली कनेक्ट होता है। तो याद रखिएगा आपको, गैल्वेनोमीटर के साथ गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाता है। गैल्वेनोमीटर ही एमीटर बन जाता है जब छोटा सा रेजिस्टेंस संट जो है वो कैसे कनेक्ट हो जाता है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ किसमें कनेक्ट हो जाता है? पैरेलली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह एमीटर बन जाता है। अब एमीटर मेजर क्या करता है? एमीटर मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ करंट को मेजर करेगा। एमीटर हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ करंट को मेजर करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? सीरीज में। सीरीज क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एमीटर को सर्किट में जो है इन द सर्किट, एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज मैनर। ठीक है, तो यहाँ मैं लैंग्वेज में ही लिख रहा हूँ, एमीटर connected in series, ammeter is used in सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको यूज करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लगा, संट जो है जो लो रेजिस्टेंस है वो बेटा पैरेलल में लगता है, लेकिन एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं विद द सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, सर्किट के साथ सीरीज में लगाते हैं। ठीक है सर, ये सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है। ये दोनों अलग चीज़ है। ये संट के विषय में बताया गया है और ये सर्किट के साथ कैसे लगेगा इसके विषय में बताया गया। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब करंट जो है, करंट किस में मेजर होता है? करंट एम्पियर में मेजर होता है। किस में मेजर होता है? एम्पियर में मेजर होता है। तो याद रखिए, एमीटर जो रीडिंग देगा वो किस में देगा? एम्पियर में देगा। किस में देगा? एम्पियर में रीडिंग देगा, क्योंकि करंट के स्ट्रेंथ को ये मेजर कर रहा है, तो एम्पियर में रीडिंग देगा। ठीक है, इसके सेंसिटिविटी, जैसे मान लो हमारे पास कोई एमीटर है और यहाँ पर हमने 0 लिखा, यहाँ पर हमने 5 लिखा, 5 एम्पियर, और इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन 10। हाउ मेनी? नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? नंबर ऑफ डिवीजन जो है, नंबर ऑफ डिवीजन 10 है। और टोटल 10 बराबर कितना रीडिंग है? टोटल 10 बराबर रीडिंग है 5 एम्पियर। तो बताइए, एक रीडिंग बराबर, एक डिवीजन बराबर कितना एम्पियर होगा? एक डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/10, मतलब 0.5 एम्पियर। तो याद रखिएगा, जब भी आप लैब में जाएंगे तो
एक डिवीजन बराबर जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं LC, और LC का फुल फॉर्म होता है लिस्ट काउंट। क्या होता है? लिस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप लिस्ट काउंट आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इस फार्मूला की मदद से। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि भैया उसके रीडिंग को नंबर ऑफ डिवीजन से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। अगर मान लीजिए 10 हुआ होता, 10 में 10 डिवीजन होता तो भाग लगाते तो एक डिवीजन बराबर 1 एम्पियर आ गया होता। तो याद रखिए, एक डिवीजन जो है 0.5 एम्पियर को बता रहा है। एक डिवीजन किसको बता रहा है? 0.5 एम्पियर को बता रहा है। LC का मतलब होता है लिस्ट काउंट। क्या होता है? लिस्ट काउंट। एक डिवीजन जिस वैल्यू को बताएगा उसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। कई बार ये काम आएगा सर, ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई बार काम आएगा। चलिए नेक्स्ट आपका इस तरह से भी लिखा हुआ, आपके घर में भी लिखा हुआ एक डिवाइस मिल जाएगा। इस तरह से रहेगा, भी लिखा होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिखा होगा। इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। इसको आप बोलते हैं वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर जो है, ये जो वोल्ट मीटर है सर, ये किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है पावर के अंदर, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पावर निकालने के लिए हम जाते हैं तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है V/I। तो V का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और I का मतलब होता है बेटा करंट। I का मतलब क्या होता है? करंट होता है। तो आप देखे होंगे वायर वगैरह जो होता है उसमें लिखा होता है 12,000 वोल्ट, और कहता है कृपया इससे दूर रहें। और इसमें जानते हो करंट कितना बहता रहता है? करंट का स्ट्रेंथ होता है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो पावर कितना हो गया? पावर जो हो गया, ये 12,000 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 वाट आपका पावर हो जाएगा। 24,000 वाट पावर हो जाएगा, मतलब 24 किलो वाट पावर हो जाएगा, 24 किलो वाट शक्ति हो जाएगा सर। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि करंट की वैल्यू जो होता है, बड़े बड़े स्ट्रीम लाइन में करंट का वैल्यू कम दिया जाता है और पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा दे दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि V/I इस दोनों में से किसी को ज़्यादा करेंगे तो पावर को बताएगा। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है पावर के लिए, बहुत बड़ा रोल होता है ये बताने के लिए कि चार्ज जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि चार्ज जो होता है बेटा, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर जाता है? लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपके मन में, सर ठीक है सर ये डिवाइस है, वोल्ट मीटर है ना, पोटेंशियल वोल्ट मीटर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और ये इसका ज़्यादा यूज हो जाएगा पावर वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि V/I बराबर पावर होता है। कोई स्ट्रीम लाइन है उसमें करंट की वैल्यू कम रखते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण उस दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें पावर मिलता है। तो इसलिए V को ज़्यादा करते हैं, करंट को कम रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम खर्च हो और हम पावर ज़्यादा जनरेट कर सकें, इसलिए V को ज़्यादा रखा जाता है, करंट को कम रखा जाता है। चार्ज ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब ये चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को भी बताता है कि जहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे कोई वायर है, मान लो कोई वायर है सर, यहाँ का पोटेंशियल 20 है और यहाँ का पोटेंशियल 10 है, तो करंट इसका मतलब ऐसे गया होगा, चार्ज इसका मतलब ऐसे गया होगा। समझ में आया कि नहीं है? मतलब हाइयर से हमेशा लोअर की तरफ चार्ज का क्या होता है? फ्लो होता है। ये आपको बता दिया, ठीक है सर। अब बात करते हैं हम आगे, पोटेंशियल की बातें बिल्कुल डिटेल से करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो बेटा, पोटेंशियल को हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझते हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है सर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम ठीक से समझते हैं, क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊं, जैसे ये हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास कोई चार्ज है, ध्यान समझिएगा, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास कोई चार्ज है और चार्ज की टोटल एनर्जी जो होता है उसके पास नहीं रहता है, उसके क्षेत्र में रहता है, बाहर फैला हुआ होता है। तो पहला पॉइंट एक बात पता चला, एनर्जी ऑफ चार्ज, एनर्जी ऑफ चार्ज, चार्ज की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम चार्ज टू इनफाइनाइट, चार्ज टू इनफाइनाइट, चार्ज टू इनफाइनाइट। याद रखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि चार्ज जो प्लेस है इससे लेकर और इनफाइनाइट तक चारों तरफ इसकी एनर्जी बिखरी हुई रहती है, चारों तरफ इसकी एनर्जी बिखरी होती है। और वो एनर्जी किसके अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वो एनर्जी जो होता है वो कहाँ होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैद होता है। जैसे ये फील्ड लाइंस है, देखो ये फील्ड लाइंस कहलाता है, क्या कहलाता है, फील्ड लाइंस कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। इसी के अंदर इस चार्ज की टोटल एनर्जी हो। कहोगे क्यों सर, कैसे पता चला, तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगा तो ये प्लस चार्ज इसको धक्का देगा, बिना टच कराए क्यों कैसे धक्का दे दिया, सोच के देखो। जब तक इसकी शक्ति यहाँ पर नहीं होगी, किसी भी चीज़ को धक्का देना मतलब टच करना होता है, तो ये तो टच कर ही नहीं रहा, बिना टच किए कैसे फोर्स लगा दे रहा, सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये कैसे न किसी रूप में एनर्जी वहाँ रख रहा है, तभी तो धक्का दे दिया। या मान लो कि कोई निगेटिव चार्ज है यहाँ पर और इसको खींच लिया, तो भैया बिना टच किए कैसे खींच लिया, इसलिए खींचा क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी वो कहाँ थी, फील्ड के अंदर, और हमने इस फील्ड के अंदर क्या रख दिया, किसी चार्ज को रख दिया, किसी अनदर चार्ज को रख दिया। तो किसी अनदर चार्ज को रख देंगे तो क्या होगा, या तो उसको धक्का दे के बाहर भगा देगा या तो उसे खींच के अपनी तरफ ले आएगा। तो वह एरिया जिसमें हम किसी अनदर चार्ज को रखते हैं, वह एरिया जिसमें हम किसी अनदर चार्ज को रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता हुआ पता चलता है, उसे हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दिस इज द एरिया, दिस इज द फिक्स्ड एरिया in which another charge experience the force। फोर्स कैसा कैसा हो सकता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। ठीक है सर, या तो हम अट्रैक्ट करने वाला फोर्स देख सकते हैं या तो रिपेल करने वाला फोर्स देख सकते हैं। यहाँ से एक बात पता चला, अट्रैक्शन, सेम नेचर के चार्ज, अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं, चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और रिपल्सन, अपोजिट सेम नेचर के चार्ज, सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। याद रखिएगा मैंने क्या लिखा है, अपोजिट अगर चार्ज होगा, अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा, अट्रैक्टेड, है ना। और सेम नेचर चार्ज हो गया, जैसे प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, वो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का दे के बाहर भगाएगा। तो बाबू यहाँ पर एक कहानी कॉन्सेप्ट आया, क्या आया सुनो ध्यान से। ये प्लस चार्ज है बेटा, ये प्लस चार्ज मान लो, ठीक है। अब
यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर फील्ड जीरो है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर फील्ड जीरो है। बहुत इन्फानाइट पर फील्ड क्या है, इन्फानाइट पर फील्ड जीरो होता है, इन्फानाइट पर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और चार्ज हमारे पास क्यू है, तो इसके अंदर एनर्जी कितना है, जब फील्ड ही जीरो है। हम याद रखिएगा, चार्ज को अगर पोटेंशियल से गुना करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फील्ड हो जाता है, इसके अंदर फील्ड आ जाता है। तो इसके अंदर फील्ड आ जाता है तो इसको उठा के इसके अंदर लाना है। तो इसके अंदर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर लाने के लिए, क्योंकि ये तो अंदर आने नहीं देना चाहता है। ये जो रेस्ट चार्ज है, ये जो आपने देखा रेस्ट चार्ज, ये बाहर वाले चार्ज को अंदर आने नहीं दे रहा है। तो आने नहीं दे रहा तो क्या करेंगे, हमको लाना है ज़बरदस्ती इसको अंदर। तो बाहर से एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलेंगे, एफ एक्सटर्नल। और ये धक्का देगा अंदर की तरफ चार्ज आ जाएगा, और अंदर की तरफ चार्ज आएगा तो उसके पास एनर्जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगा। तो हम किसी बॉडी को एनर्जी देना चाहते हैं, तो एनर्जी देना चाहते हैं तो उसको अंदर लाना पड़ेगा। जैसे तुमको सीखना है कुछ तो स्कूल आना पड़ेगा, ठीक है ना, स्कूल आना पड़ेगा। धक्का दे के लेके आएंगे लोग, सब ड्राइवर लोग लेके आते हैं तुम लोगों को, मम्मी पापा स्कूल छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ आओगे तो तुम्हारे अंदर क्या मिलेगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह से चार्ज के पास एनर्जी मिल जाएगा। तो कहने का ये अर्थ है सर कि चार्ज को काहे इन्फानाइट से लेके आया जाता है फील्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ एनर्जी गेन करना है उसको। ठीक है सर। अब बात ये है कि अगर आपने फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाहर से लगाया गया वर्क डन जो है उसको चार्ज से भाग लगा देंगे तो हमें पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा, पोटेंशियल भी मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरह से डिफाइन है कि बाहर से लगाए जाने वाले फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, बाहर से लगाए जाने वाले फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, और एक इकाई चार्ज के लिए जितना वर्क डन होगा, यूनिट चार्ज के लिए, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। यू से इंडिकेट करेंगे इसको, भी से इंडिकेट करेंगे, सॉरी, इसको भी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है सर। अब देखो, मान लो कि अब इसके अंदर चला गया, इसके दो बिंदु के बीच में हम वर्क डन का डिफरेंस कर देंगे। तो दो बिंदु के बीच, जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हो गया, ये ए पर आ चुका था, बी पर लेके आए, तो यहाँ लाने में भी कुछ ना कुछ वर्क डन लगेगा, तो इसको बोलेंगे वर्क डन फाइनल। और यहाँ आने में भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो दोनों के वर्क डन को हम घटा लो और चार्ज से भाग लगा लो, तो ये कहलाने लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाने लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाने लगेगा। तो WF/Q को क्या बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं WF/Q माइनस WI/Q, तो इसको बोलते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है सर। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई, फाइनल में से इनिशियल घटा हुआ तो डिफरेंस ही ना होगा, और डिफरेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। अब ये चीज़ एक बात बताता है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को। चार्ज ऑलवेज, मैं लिखा चुका हूँ, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये क्यों बोला गया, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये क्यों बोला गया ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। तो बेटा, अगर मान लो कि जैसे जैसे चार्ज के लिए नज़दीक में आ गए, जैसे इधर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए, तो जितना नज़दीक होगा वहाँ का पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। अगर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ये चार्ज दौड़ के बाहर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, क्योंकि इसको अंदर धकेल के कौन लाया, एक्सटर्नल फोर्स।
और एक्सटर्नल फोर्स को मैं हटा दूं तो ये चार्ज अपने आप कहाँ चला जाएगा, बाहर। इसका मतलब चार्ज हमेशा रेस्ट चार्ज से दूर जाना चाहता है, अपने आप जाता है, स्पॉन्टेनियस जाता है, तो स्वतः जाता है। इसलिए बोला गया है कि चार्ज ट्रांसफ़र जो होगा सेल्फ ट्रांसफ़र होगा। ज़बरदस्ती तो हम किधर से किधर भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो चार्ज ऑलवेज सेल्फ ट्रांसफ़र फ्रॉम सेल्फ, खुद ब खुद जो ट्रांसफ़र होगा वो आपका हाइयर से किधर जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा। याद रखिए, हाइयर से लोअर की तरफ जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है बात। अब इसको एक ग्रेट साइंटिस्ट ने बताया था, वोल्ट, अलेसांद्रे वोल्ट नाम, ये साइंटिस्ट है, इसलिए उनके नाम पर इसका ऐसा यूनिट रख दिया गया, वोल्ट। क्या रख दिया गया, वोल्ट। और 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट जो होता है, चूँकि जूल वर्क डन का है और 1 कूलाम जो हो गया चार्ज का है, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन जो हो गया, 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया कि अगर 1 कूलाम के किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो हम उसे 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन आता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को, एंड ऑल्सो 1 एम्पियर को डिफाइन करो। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 वाट को डिफाइन करो, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है सर, याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन मैं यही बता दे रहा हूँ। 1 वोल्ट क्या है, 1 एम्पियर क्या है, और 1 वाट क्या है। तो वोल्ट जो होता है आपने अभी देखा, V बराबर क्या फॉर्मूला है, W/Q। तो आप इसको लिखोगे, 1 जूल का वर्क डन अगर 1 कूलम को इनफाइनाइट से लाने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया तो हम उसे 1 वोल्ट कहते, 1 वोल्ट कहते हैं। 1 एम्पियर, I बराबर क्या फॉर्मूला है, Q/T। अगर 1 कूलम के चार्ज को 1 सेकेंड फ्लो किया गया है किसी कंडक्टर से तो वह करंट जो होगा 1 एम्पियर का होगा। 1 वाट क्या है, 1 वाट क्या है, पावर का यूनिट होता है वाट। 1 जूल का वर्क डन अगर 1 सेकेंड में किया गया तो उसको 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। समझ में आ गया, सारी बातें समझ में आ गया। तो इसको लिखते हैं 1 जूल वर्क डन कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट, इज कॉल्ड 1 वाट। वैसे ही इसको हम आगे अभी बताएंगे पावर में। अब यहाँ करंट का, करंट का 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज passes through the conductor in 1 second, passes through the conductor, passes through the conductor in 1 second, in 1 second is called 1 एम्पियर, is called 1 एम्पियर। ठीक है सर। 1 कूलाम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास किया है किसी कंडक्टर से तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। और 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 V, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 V। तो 1 जूल वर्क डन, 1 जूल वर्क डन, वर्क डन फॉर 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज when it moving from, when it moving from infinite to इलेक्ट्रिक फील्ड। जब 1 कूलाम के चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो हम उसे 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा सर, ठीक है सर, ये सारे डेफिनेशन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है सर, आपने कहा ओम्स लॉ, आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। आइए ओम्स लॉ का शुरुआत करें। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, ये साइंटिस्ट हैं,
ओम साहब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नियम दिया है, ओम्स लॉ कहलाता है। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जो इनके नियम को फॉलो करते हैं, नियम का फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रख लूँ, क्या कर दूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रख लूँ। किसी वायर है, जैसे कोई कंडक्टर है, तो इसका टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट रख लूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रख लूँ, तो कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर कांस्टेंट, करंट जो होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, current is directly proportional to potential difference, potential difference across the wire, across the conductor, across the conductor। कहता है कि मान लो कि ये आपका करंट इससे फ्लो करेगा, तो भी और ये मान लो कोई जीरो, भी हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस जीरो करंट कितना होगा, भी होगा। अगर मैं भी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, करंट का एक्सेस ये हो गया आपका, और पोटेंशियल का एक्सेस ये हो गया, भी का एक्सेस। जैसे जैसे हमने भी को बढ़ाया वैसे वैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ करंट भी बढ़ गया। ठीक है सर, तो बिल्कुल ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो भी के बढ़ने से बढ़ रहा, करंट जो है भी के बढ़ने से क्या हो रहा, बढ़ रहा। भी के घटने से करंट भी घट रहा। इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ध्यान दो। तो इसने कहा, सर ने कहा कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे लिखते हैं, भी ए बी। क्या लिखते हैं, भी ए बी। तो भी ए बी जो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। क्या आ जाएगा, आर। और इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये क्या करता है, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। चार्ज के फ्लो के रेट को कम करता है। चार्ज के फ्लो के रेट को क्या करता है, कम करता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखें तो ये फार्मूला है, भी ए माइनस भी बी बराबर आई इंटू आर। एक्चुअल में ये फार्मूला है। भी ए बी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर। और आई इंटू आर मतलब हो गया आपका करंट एंड रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं ग्राफ भी और आई का दे दिया गया, भी आई ग्राफ दे दिया गया, कहीं पर आपको भी आई का ग्राफ दे दिया, जैसे ऊपर में ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ऊपर में ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर आपका V1 है, यहाँ आपका I1 है, यहाँ आपका V2 है, यहाँ आपका I2 है। तो बच्चों आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर मैं इस दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, डेल्टा V का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल बटे I फाइनल माइनस I इनिशियल। चूँकि मैं नीचे में I रखा हूँ तो इसलिए I फाइनल माइनस I इनिशियल, I फाइनल माइनस I इनिशियल। तो जब ये करूँगा ना तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू। और वो कांस्टेंट वैल्यू रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। कहने का मतलब किसी भी बिंदु का अगर हम डेल्टा V और डेल्टा I का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो वह एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है।
और वो कांस्टेंट वैल्यू देता क्या है, रेजिस्टेंस देता है। इस जो रेशियो है इसको कहते हैं हम लोग स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप निकालना। तो आप याद रखिएगा स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है। आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर देता है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बताता है, वायर का रेजिस्टेंस बताता है। वी और आई ग्राफ जो होता है वो आपका वायर का रेजिस्टेंस देता है, याद रखिएगा। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। याद रखिएगा, किसी भी ग्राफ में अगर इसी तरह से रेशियो निकाला गया तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कुछ बात। तो अब यहाँ से कहानी मैं नेक्स्ट डे आगे बढ़ूँगा रेजिस्टेंस को लेकर। ये ओम्स लॉ है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल, एक लाइन लिख लेंगे, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपका टेम्परेचर भी आ जाता है। बाहरी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पर जिसमें टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएगा। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो ओनली एप्लीकेबल फॉर ohmic कंडक्टर। सारे कंडक्टर में लागू नहीं होगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसे ओमिक कंडक्टर कहेंगे। ओमिक कंडक्टर याद रखिएगा, जो ओम्स लॉ को पालन करने वाला कंडक्टर है केवल उसी में लगेगा। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, मस्त रहिए। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या बता रखा बच्चों, कि आपकी 2 क्लासेस जो होंगी वो पर वीक मिलेगा, 2 क्लासेस पर वीक मिलेगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और हेल्पफुल बच्चों को आप ये शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है सर, कोई कॉस्ट लगता नहीं है, आप आराम से उसका हेल्प भी कर सकते हैं किसी बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि थ्योरी के बाद भर भर के हम लोग CBSE के 10 साल के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है सर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।